यह द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ साइकोलॉजी ऑफ मनी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिचय। धरती पर सबसे शानदार शो। ये सॉफ्ट स्किल्स जैसे समझदारी, धैर्य और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता मैंने जाना है कि अक्सर बहुत कम महत्व दी जाती हैं। फाइनेंस ज्यादातर एक गणित आधारित विषय के रूप में सिखाया जाता है, जहां आप डेटा को एक फॉर्मूले में डालते हैं और वह फॉर्मूला आपको बताता है कि क्या करना है, और माना जाता है कि आप वही करेंगे। यह पर्सनल फाइनेंस में भी देखा जाता है, जहां कहा जाता है कि आपको 6 महीने की इमरजेंसी फंड रखनी चाहिए और अपनी सैलरी का 10% बचाना चाहिए। यह इन्वेस्टिंग में भी सच है, जहां हमें ब्याज दरों और वैल्यूएशन मूल्यांकन के बीच ऐतिहासिक संबंध पता है। यह कॉरपोरेट फाइनेंस में भी सच है, जहां CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पूंजी की सटीक लागत नाप सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं है। मुद्दा यह है कि जानना कि क्या करना है, यह बिल्कुल भी यह नहीं बताता कि जब आप वो करने लगते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है। 2 विषय ऐसे हैं जो हर इंसान को प्रभावित करते हैं, चाहे वे उसमें रुचि रखते हों या नहीं। हेल्थ और मनी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री आज विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता है। दुनिया भर में लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों की पुरानी सोच को पीछे छोड़ दिया है और अब लगभग हर इंसान पहले से ज्यादा स्वस्थ है। लेकिन पैसे की दुनिया, जैसे निवेश, व्यक्तिगत वित्त और व्यापार की योजना, एक अलग कहानी है। पिछले 20 सालों में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से निकले सबसे होशियार दिमाग फाइनेंस इंडस्ट्री में गए हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कुछ साल पहले फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय विषय था। क्या इसका कोई प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बन गए हैं? मुझे तो ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा। कई सालों की कोशिशों और गलतियों से हमने सीखा कि कैसे बेहतर किसान बने, कुशल प्लम्बर बने और उन्नत केमिस्ट बने। लेकिन क्या हमने पैसों को लेकर भी इसी तरह सीखा है? क्या हम अब पहले से कम कर्ज में डूबते हैं? क्या हम मुश्किल समय के लिए ज्यादा बचत करते हैं? क्या हम रिटायरमेंट की बेहतर तैयारी करते हैं? जवाब शायद नहीं है। क्या हमें ये समझ है कि पैसा हमारी खुशी को कितना बदल सकता है और कितना नहीं? मुझे अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें पैसा वैसे सिखाया और समझाया जाता है जैसे भौतिकी, फिजिक्स, जहां नियम और कानून होते हैं, जबकि असल में पैसा कुछ हद तक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जैसा है, जहां इमोशंस, सोचने का तरीका और इंसानी व्यवहार ज्यादा मायने रखते हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है और सबसे जरूरी भी। पैसा हर जगह है। ये हम सभी को प्रभावित करता है और फिर भी ज्यादातर लोगों को उलझा देता है। हर कोई पैसे को अलग तरीके से सोचता है। पैसा हमें जिंदगी की कई जरूरी चीजों के बारे में सिखाता है, जैसे जोखिम, रिस्क, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और खुशी, हैप्पीनेस। बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं जो इंसानों के व्यवहार को समझाने का इतना गहरा आईना दिखाते हैं जितना पैसा। यह सच में दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है। अब मेरी कहानी सुनिए। मैं पिछले 10 सालों से पैसा और फाइनेंस पर लिख रहा हूं। शुरुआत 2008 में की, जब पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। मुझे समझना था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो सबसे पहली चीज मैंने सीखी वो ये थी, कोई नहीं जानता था कि ये संकट कैसे आया, क्यों आया और इससे बाहर कैसे निकला जाए। हर अच्छे जवाब के सामने एक उतना ही तगड़ा उल्टा जवाब भी था। जैसे इंजीनियर ये तय कर सकते हैं कि पुल, ब्रिज क्यों गिरा, क्योंकि वहां नियम तय होते हैं।
अगर ज्यादा भार पड़े तो वह हिस्सा टूटेगा, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन फाइनेंस ऐसा नहीं है। यह इंसानों के व्यवहार से चलता है। और हो सकता है मेरा व्यवहार मुझे सही लगे, पर आपको वो पागलपन लगे। जितना ज्यादा मैंने उस आर्थिक संकट को समझा, उतना ही मुझे ये लगा कि इसे आप फाइनेंस की किताबों से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और इतिहास, हिस्ट्री की नज़र से बेहतर समझ सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि लोग खुद को कर्ज में क्यों डुबोते हैं, तो आपको कैलकुलेटर की नहीं, इंसानों की सोच को समझने की जरूरत है। अगर आपको ब्याज दरों को समझना है, तो आपको लालच, असुरक्षा और उम्मीद की इतिहास को समझना होगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि निवेशक मंदी के समय अपने निवेश क्यों बेच देते हैं, तो आपको भविष्य के अनुमानित रिटर्न की गणना नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि आपको उस दर को समझना चाहिए जो तब होता है जब कोई अपने परिवार को देखता है और सोचता है, क्या मेरे निवेश हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं? मुझे वोल्टेयर की यह बात बहुत पसंद है। इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता, लेकिन इंसान हमेशा करता है। यह बात पैसे के साथ हमारे व्यवहार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। साल 2018 में मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें पैसे से जुड़ी 20 सबसे जरूरी गलतियां, मानसिक पक्षपात, बियासेस और बुरे व्यवहार की वजह बताई थीं जो मैंने लोगों में देखी। उस रिपोर्ट का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग उसे पढ़ चुके हैं। यह किताब उसी विषय को और गहराई से समझाती है। उस पुरानी रिपोर्ट के कुछ छोटे हिस्से इस किताब में वैसे ही रखे गए हैं। आपके हाथ में जो किताब है वह 20 अध्यायों में बंटी है। हर अध्याय पैसे की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़ी एक अहम और कभी-कभी उल्टी लगने वाली बात बताता है। हर चैप्टर एक ही थीम पर आधारित है, लेकिन आप इन्हें अलग-अलग भी पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ना जरूरी नहीं। यह किताब लंबी नहीं है। आपका स्वागत है। ज्यादातर लोग किताबें पूरी नहीं पढ़ते क्योंकि अक्सर एक विषय को समझाने के लिए 300 पेज की जरूरत नहीं होती। मैं चाहूंगा कि मैं आपको 20 छोटी बातें बताऊं जो आप पूरी पढ़ सकें, ना कि एक लंबी बात जिसे आप बीच में ही छोड़ दें। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक बायो में है, वहां मुझे फॉलो भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।